Hey everyone, I am Ankit Bharadwaj, your English facilitator. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक पोम A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. So guys, इस पोम में हमें एक टाइगर को दिखाया गया है जो कि एक केज के अंदर बंद है और एक टाइगर की सिचुएशन बाहर की वाली दिखाई गई है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जब वो अपने जंगल में रह रहा है। तो उन दोनों टाइगर्स को कंट्रास्ट यहाँ पे किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिस पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो जो ये पोम है ये कंट्रास्ट करेगी टाइगर्स को आपस में, एक टाइगर जो कि जू के अंदर बंद है और दूसरा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। द पोम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोम के कुछ स्टेंजाज उस टाइगर के ऊपर हैं जो केज के अंदर बंद है और कुछ स्टेंजाज उस टाइगर के ऊपर हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट स्टेंजा के साथ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है वो मैंने दिए हुए हैं आपको। He stalks, stalk means follows, in his vivid stripes, vivid means bright colored and stripes, stripes वो धारियाँ होती हैं गाइस जो टाइगर की स्किन के ऊपर लगी होती हैं। तो जो टाइगर है इस टेंजा में हमें दिखा रहे हैं कि वो एक केज के अंदर बंद है और वो स्टॉक कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, वो घूम रहा है अपनी केज में और उसकी जो बॉडी है उसका जो कलर है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसकी जो बॉडी का कलर है वो बहुत ही ब्राइट लग रहा है, ब्राइट कलर्ड है और उसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी उस बॉडी के ऊपर लग रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो अपने केज में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मीन्स पॉज ऑफ टाइगर और वेलवेट, वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक क्लॉथ होता है तो उसको यहाँ पे बोला गया। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर। सो एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है गाइस एंड वो है ही। आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट टेंजा की जो बिल्कुल फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन का ही, तो ही बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी आदमी के लिए, बट यहाँ पे ही यूज़ किया गया है उस टाइगर के लिए क्योंकि ये एक लिटरेरी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें हम पर्सोनिफाई करते हैं। सो हम जब लिटरेरी डिवाइस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ही जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। एंड लास्ट लाइन में भी एक लिटरेरी डिवाइस हमें यहाँ पे शो हो रहा है, क्वाइट रेज। तो क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स बहुत ही शांत और रेज मीन्स बहुत ही गुस्से वाला, एंगर में। तो ये दोनों भी आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, आपस में दोनों जो है आपस में ऑपोजिट है, तो इन दोनों को भी साथ में यूज़ किया गया। तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, ऑक्सीमोरॉन। तो वहाँ पे हम जो है दो कंट्रास्ट वाली या दो ऑपोजिट टर्म्स को यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो टाइगर है वो क्वाइटली रेज है, मीन्स वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एंगर के साथ भरा हुआ है और ऊपर से वो अपनी क्वाइटनेस शो कर रहा है क्योंकि वो कुछ वहाँ पे रह के कर नहीं सकता क्योंकि वो केज के अंदर बंद है। नेक्स्ट टेंसा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। द लर्किंग मीन्स टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, स्लाइडिंग मीन्स मूव स्मूथली एंड प्लम्प मीन्स फैट राउंड शेप मीन्स मोटा सा, तो च्यूबी सा। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो इन दिस टेंजा जो टाइगर है वो बाहर अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो वहाँ की जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर रहा है। तो वो जो टाइगर है वो अब इस सीन में क्या कर रहा है, वो हाइड करके छुप के अपने प्रे की वेट कर रहा है। प्रे मीन्स शिकार, तो अपने शिकार की वो वेट करे जा रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास एंड ही इज़ मूविंग वेरी वेरी स्मूथली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी जो घास है उसके पीछे पीछे जो है वो बहुत ही स्मूथली से चले जा रहे हैं। नियर द वाटर होल, तो उसको नियर वाटर होल के क्या दिख गया है, वाटर होल के पास क्या दिख गया है, वेयर प्लम्प डियर पास, तो बहुत ही मोटा सा एक डियर है वो वहाँ पे पानी पीने के लिए आया है और जो टाइगर है उसने उसको देख लिया है और वो बहुत ही स्मूथली से वहाँ पे वॉक कर रहा है ताकि उस डियर को पता चल ना जाए
ताकि वो भाग ना जाए, इसलिए बहुत ही स्मूथली उसका जो है पीछा कर रहा है ताकि उसको वो अटैक कर सके। नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means warning sounds made by animals. Baring means uncovered. Fangs mean sharp tooth of animal. तो इस टेंजा में भी जो टाइगर है वो बाहर नेचुरल हैबिटेट में ही है, अपनी बाहर की जो लाइफ है वहीं में ही है। सो ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज, तो अब उन घरों की, उन हाउसेज की बात हो रही है जो जंगल के बिल्कुल एज के ऊपर है, मीन्स जंगल के पास वाले हाउसेज जो है घरों की बात हो रही है। वहाँ पे जो टाइगर है वो स्नाल करते हुए, ही इज़ मेकिंग द वार्निंग साउंड्स एज ही इज़ रोमिंग अराउंड दोज हाउसेज, तो उन घरों के पास से गुजरता हुआ वो वार्निंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज मीन्स उसके जो टीथ हैं वो बहुत ही क्लियरली दिखे जा रहे हैं, क्योंकि उसने उनको विजिबल कर रखा है, उसने उनको अनकवर कर रखा है। हिज क्लॉज, और उसके पंजे देख सकते हैं हम। टेरराइजिंग द विलेज, सो उसका जो मेन मोटिव है उन विलेजर्स को डराना है, एंड ही इज़ टेरराइजिंग द विलेजर्स, तो उनको वो डरा के वहाँ पे चले जा रहे हैं। So next stanza we have, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो इस stanza में उस टाइगर की बात हो रही है जो केज के अंदर बंद है, and he is locked in a concrete cell. Concrete means building made of bricks, cement, sand and water. तो जो सीमेंट ब्रिक्स की बनी हुई जो बिल्डिंग है उसे कंक्रीट सेल, कंक्रीट बिल्डिंग बोल देते हैं। तो स्टॉकिंग मीन्स फॉलोइंग, तो अब वो एक कंक्रीट के सेल के अंदर बंद किया हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक तरह से लॉकअप की हुई है, एक तरह से मीन्स उन बार्स के पीछे है। हिज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो वो अपनी केज में जो है चले जा रहा है, वॉक करे जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो जो विजिटर्स उस जू में उन एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं तो वो जो टाइगर है उनको इग्नोर किए जा रहे हैं, इग्नोर करके जो है अपनी वॉक लिए जा रहे हैं। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो इस टेंजा में जो पोइट है वो हमें बताना चाह रहा है कि जो टाइगर है वो केज के अंदर बंद है, तो वो दिन की जो लास्ट वॉइस रात को सुनता है। वो किन की वॉइस है? वो उन पेट्रोलिंग कार्स की है जो वहाँ पे घूम रहे हैं, जो वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं, देख रेख के लिए जो आदमी उन्होंने रखे हुए हैं वो वहाँ पे घूमे जा रहे हैं, और उनकी जो साउंड है वो टाइगर सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो बाहर जो है केज के बाहर वो क्या देख रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में उस स्काई में जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो शाइन कर रहे स्टार्स हैं, उनको वो देखे जा रहा है, उनको वो स्टेयर करे जा रहा है, और उन स्टार्स को देख के ही वो जो अपनी फ्रीडम है उसको चाहता है पाना। बट ही इज़ अनेबल, बट वो वहाँ पे अनेबल है क्योंकि वो उस केज के अंदर बंद किया हुआ है। सो गाइज, with this we come to an end of the explanation of our poem. Next we have literary devices, so let us start. First of all we have a rhyme scheme. तो राइम स्कीम गाइज आपको पता ही होगा कि हम बिल्कुल लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं कि अगर वो नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे हम जो अपनी राइम स्कीम है वो बना लेते हैं। सो चलते हैं हमारे इस स्टेंजा पे। सो फर्स्ट वी हैव स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इसको हम जो है ए मार्क कर लेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव केज, तो जो केज है वो स्ट्राइप्स के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई वी विल गिव इट बी, तो हम इसे बी मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वाइट, क्वाइट ना तो रेज के साथ और ना ही स्ट्राइप्स के साथ मैच कर रहा है, सो हम इसे जो है सी मार्क करेंगे। तो जो नेक्स्ट है रेज, रेज गाइज ये केज के साथ यहाँ पे राइम कर रहा है,
तो इसको हम जो है बी मार्क ही करेंगे क्योंकि हमने केज को भी बी मार्क किया हुआ है। सो हमारी जो राइम स्कीम है वो यहाँ पे क्या बन रही है, दैट इज ए बी सी बी। सो दैट इज द राइम स्कीम वी आर हैविंग। इसी तरह से बाकी की जो राइम स्कीम्स है वो आप खुद करोगे, बाकी के जो स्टेंजास है उसमें जो राइम स्कीम है वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट वी हैव personification. Personification, as I cleared you earlier, it is a direct comparison. तो ये डायरेक्टली कंपेयर जो है कंपैरिजन होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही यूज़ किया गया है उस टाइगर के लिए, तो हम जो है मेनली ही यूज़ करते हैं किसी इंसान के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, तो बट यहाँ पे जो ही है वो यूज़ किया गया है एक एनिमल के लिए, तो यहाँ पे जो ही है उसको पर्सोनिफाई किया गया है उस टाइगर के साथ। Fine guys, so next we have metaphor. Metaphor, it is an indirect comparison. ये indirect comparison होता है। Personification is a direct comparison and metaphor is an indirect comparison. तो यहाँ पे जो टाइगर के paws हैं मीन्स उसके जो पंजे हैं उनको कंपेयर किया गया किसके साथ, वेलवेट के साथ। मीन्स जो पंजे हैं वो कभी वेलवेट के हो नहीं सकते, बट फिर भी यहाँ पे उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो क्वाइटनेस है, उसको शो करने के लिए यहाँ पे वेलवेट दिखाया गया। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हेन वी प्लेस दोज टू ऑपोजिट टर्म्स, देन वी प्लेस दोज टू कंट्रास्टिव टर्म्स इन अ सिंगल स्टेंजा, जैसे यहाँ पे क्वाइट रेज को साथ में रखा गया है, तो ये दोनों जो है ऑक्सीमोरॉन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों ही कंट्रास्टिव टर्म्स हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। राइम स्कीम वो आप जो है खुद करोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। एलिट्रेशन, सो एलिट्रेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट वर्ड्स को देख रहे हैं जो कि क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को हमने मेनली फोकस करना है और वो एक लाइन में होनी चाहिए और दोनों जो है क्लोजली कनेक्टेड भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है प्लम्प, प्लम्प वर्ड, जो प्लम्प वर्ड है यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया पास, प्लम्प पास, तो दोनों जो है पी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और पी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट वर्ड होता है पी, तो इसलिए यहाँ पे प्लम्प पास को हम अलिट्रेशन बोलेंगे। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। राइम स्कीम वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होती है कि अगर एक लाइन, स्टेंजा में जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करे, मींस उस लाइन के लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क हमें ना दिया जाए। पंचुएशन मार्क दैट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है पंचुएशन मार्क। तो अगर वो लाइन कंटिन्यू करे नेक्स्ट लाइन के साथ तो उसे हम एंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन ही आप देख लीजिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। तो ये हाउसेस के पीछे कोई भी पंचुएशन मार्क हमें नहीं दिया गया, तो ये जो लाइन है ये कंटिन्यू कर रही है नेक्स्ट लाइन के साथ, दैट्स वाई वी हैव गिवन इट एज एन एंजैबमेंट। तो हमने इसको एंजैबमेंट यहाँ पे बोला है। सो नेक्स्ट वी हैव अनमेटपिया। अनमेटपिया वी डिनोट इट एज अ साउंड वर्ड। तो हम जो उन वर्ड्स को जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ पे जो उस स्टेंजा में साउंड के प्रोड्यूसिंग के लिए रखे होते हैं, साउंड प्रोडक्शन के लिए रखे होते हैं, तो उसको हम जो है यहाँ पे ऑनोमैटोपिया बोलेंगे। जैसे कि ही शुड बी स्नार्लिंग। सो स्नार्लिंग मीन्स वो साउंड, वो वार्निंग वाली साउंड जो वो टाइगर वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो ये एक साउंड वर्ड है, तो इस स्नार्लिंग को हम ऑनोमैटोपिया यहाँ पे डिनोट करेंगे। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। राइम स्कीम वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाए, बिल्कुल सेम है। ही को यहाँ पे टाइगर के साथ कंपेयर किया गया। नेक्स्ट वी हैव एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बिल्कुल सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्लोजली कनेक्टेड, तो
यहाँ पे बिहाइंड बार्स बी साउंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और बी वर्ड भी कॉन्सोनेंट है और दोनों क्लोजली आपस में कनेक्टेड बी है। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। राइम स्कीम बिल्कुल सेम वैसे ही है। एलिट्रेशन वही चीज़ है, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्लोजली कनेक्टेड हो तो उनको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे एच वर्ड है, एच वर्ड ही हेयर्स, फर्स्ट में ही पढ़ा ये he hears। H is a consonant word or consonant sound it is producing. So with this we have done our literary devices, the explanation of the poem. So अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर इस पोम की आपको समझ ना आई हो, तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप इस पोम को दोबारा से सुने, श्योरली ये आपको समझ में आ जाएगी। And guys, do not forget to like, share, subscribe. With this, goodbye, take care, stay healthy, stay fit, see you.